सो गाइस, इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शन का पार्ट नंबर 2। इसमें हम सेकंड यूनिट देखेंगे और आगे भी यूनिट देखेंगे। तो सेकंड यूनिट है सेल्स ऑफ गुड एक्ट ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। तो होता क्या है कि जैसे ये प्रैक्टिकल लाइफ में अगर हम देखें तो जैसे किसी कपड़े की दुकान पे जाते हैं, वहाँ अगर हम अकेले जाते हैं तो हमें कुछ 3-4 कपड़े पसंद आ जाते हैं। तो हम दुकानदार अगर हमारा नॉन होता है तो उसको कह देते हैं कि हम अब घर पे दिखा देंगे और घर वाले जो डिसाइड करेंगे एक दो वो रख लेंगे और बाकी सारे रिटर्न कर देंगे। तो यही चीज़ होती है सेल ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। ठीक है कि घर वालों से अप्रूवल या किसी से अप्रूवल मिले तब हम रख लेंगे, वरना आपको रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो पूरा चैप्टर इसी पे बेस है कि इससे रिलेटेड एंट्री कैसे रिकॉर्ड की जाती है। तो थ्योरी को साइड में रखते हैं और अभी ये प्रैक्टिकल देखते हैं कि क्या क्या है। तो सबसे पहले जनरल एंट्रीज में है सबसे पहले कि जो गुड्स है जब वो सेल किए जाते हैं ऑन रिटर्न ऑन अप्रूवल बेसिस। ठीक है, लेट्स से होल चैप्टर के लिए अप्रूवल बेसिस जब भी मैं बोल रहा हूँ सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, तो वो सेल ऑफ गुड ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस है। ठीक है, तो सेल ऑन अप्रूवल बेसिस की जो एंट्री होती है वो ट्रेड रिसीवेबल या कस्टमर अकाउंट, आपने मोस्ट प्रोबेबली कस्टमर अकाउंट ही लिखना है, अनलेस उन्होंने ये कहा है कि आपने कस्टमर अकाउंट ही लिखना है। टू सेल अकाउंट जैसे नॉर्मल सेल की एंट्री आती है। उसके बाद व्हेन गुड्स आर रिजेक्टेड, जब गुड्स रिजेक्ट हो जाती है तो सेल इनवर्ट अपॉन टू कस्टमर अकाउंट, तो एकदम रिवर्स हो जाती है कि जब सेल रिटर्न हो जाती है। उसके बाद जब गुड्स जब एक्सेप्ट हो जाते हैं तो उसकी कोई एंट्री नहीं आती, क्योंकि वो फर्स्ट एंट्री में ही होती है। और ये जो सेकंड एंट्री है ये एक तरह से उसको फर्स्ट एंट्री को ये अपोजिट एंट्री है। ठीक है, समझ रहे हो। उसके बाद व्हेन गुड्स आर एक्सेप्टेड एट हायर प्राइस देन द इनवॉइस, तो जो डिफरेंस प्राइस है उसकी एंट्री आती है सिर्फ, और कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट आ जाता है। व्हेन गुड्स आर एक्सेप्टेड एट द लोअर प्राइस देन द इनवॉइस, तो उल्टी एंट्री फिर से आ जाती है कि सेल अकाउंट टू कस्टमर अकाउंट। उसके बाद जो सिक्स्थ पॉइंट है एट द ईयर एंड व्हेन द गुड आर लाइंग विद द कस्टमर एंड स्पेसिफाइड टाइम लिमिट इज येट टू बी एक्सपायर, कि 31st जैसे हमने भेजी 28 मार्च को भेजी और 31 मार्च को हमारी बुक्स क्लोज होती है और उसकी कस्टमर के पास पड़ी अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो हमें बुक्स में क्या एंट्री करेंगे, बुक्स में हम एंट्री कर देंगे उस केस में, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री है ये वाली। इस केस में हम क्या करेंगे, बुक्स में एंट्री कर देंगे कि सेल हुई नहीं, कि सेल अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल, की जो एंट्री सेल रिजेक्ट की होती है वो हम डाल देते हैं इनवॉइस प्राइस। यहाँ पर प्राइस का तो कोई कुछ नहीं है कि, ठीक है ना, प्राइस तो वही आएगा। उसके बाद ये एंट्री, क्योंकि जो प्रोडक्ट है हमारे जो जो हमने भेज रखे हैं वो तो उनके पास है, वो हमारे पास तो है नहीं। तो हम उसकी क्या एंट्री डालेंगे, उसकी एंट्री हम ये डालेंगे कि वैसे अगर हम देखें तो अगर सेल ऑन अप्रूवल बेसिस ना होती तो क्या होता, सेल अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट होता। हाँ जी, पर यहाँ पर जब हमने अप्रूवल बेसिस पे भेज रखे हैं और उनके पास है तो उसकी एंट्री डलती है, जो क्लोजिंग एंट्री डलती है वो है इन्वेंट्री विद द कस्टमर ऑन द सेल और रिटर्न अकाउंट टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो ये भी एंट्री डलती है और ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है इसका। ये आपको एंट्री ये सारी याद करनी पड़ेगी और उसी पे बेसिस कुछ इलस्ट्रेशन है जो हम वन बाय वन देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है इलस्ट्रेशन नंबर 1 है वो देख लेते हैं। ओके, 15 सितंबर को 59 की डेट है। ओके, तो ये एक पर्टिकुलर हमने बना लिया, पर्टिकुलर इंडेक्स बना लिया हमने कि 15 सितंबर को हमने गुड सेंड किया ऑन द सेल ऑफ रिटर्न बेसिस एट द कॉस्ट। और ये जो हमने हमें 1 लाख रुपये प्राइस दे रखी है, इसमें कॉस्ट प्लस इतना परसेंट मार्जिन भी है। ठीक है ना, तो समझ रहे हो इसमें इसमें एक तरह से 4/3 समझ रहे हो कितना भेज रखा है। तो इसका मतलब ये कॉस्ट का 4/3 पार्ट भेज रखा है प्रॉफिट निकाल कर, तो कॉस्ट इसकी जो होगी वो 3/4 होगी। ओके, वो 75,000 होगी इन जनरल मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो जो होती है एंट्री सेल अकाउंट डेबिट, सॉरी 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 सॉरी, ये थोड़ी एंट्री गलत होगी। सेल अकाउंट डेबिट नहीं होता, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। ओके, टू सेल अकाउंट 1 लाख प्राइस है। उसके बाद 20 अक्टूबर को गुड्स रिटर्न हो गई, तो सेल अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट 40,000 है। उसके बाद 40,000 जो 11/5, ठीक है समझ रहे हो, या 25/11 लिख देता हूँ कि 25 नवंबर को लेटर ऑफ अप्रूवल मेरी उसकी कोई भी एंट्री नहीं होगी। उसके बाद 31 मार्च को हमारी बुक्स बंद हो रही है और कस्टमर के पास प्रोडक्ट है, अभी तक कोई अप्रूवल नहीं आया। तो 31 में हम वो वाली अपनी स्पेशल एंट्री डालेंगे कि सेल रिजेक्ट हो चुकी है टू कस्टमर, और कितने की एंट्री डलेगी, 20,000 की डलेगी। ओके, और ये तो ए पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट जो है वो होएगा गुड्स
सॉरी गुड्स की जगह इन्वेंट्रीज भी गुड्स भी आ सकता है, गुड्स विद कस्टमर ऑन अप्रूवल बेसिस, डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट 20,000। ओके, ये 4 एंट्री आनी चाहिए मेरे हिसाब से। और देख लेते हैं अब ये कौन सी एंट्री है। पहली एंट्री हमारी ठीक है, बस इन्होंने ट्रेड रिसीवेबल कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर सेल रिटर्न आना था, सॉरी सॉरी सॉरी, सेल रिटर्न, यहाँ पर भी सेल रिटर्न आना था। ओ, एक चीज़ अभी मैंने नोटिस की है, जब रिटर्न होते हैं तभी सेल रिटर्न आता है। वैसे जब ये या फिर या तो लोअर प्राइस में लोअर प्राइस में करती है, या मतलब अभी वेटिंग कर रही है, तो उस केस में सेल ही होता है, डेबिट। उसके बाद इन्वेंट्री आना था। ओके, तो ये छोटी छोटी बातें हैं। ओहो, ये एंट्री गलत हो चुकी है, ये वाली एंट्री गलत हो चुकी है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर सेल प्राइस नहीं लिखते हैं, यहाँ कॉस्ट प्राइस लिखते हैं। ये चीज़ तो मैंने नोटिस की ही नहीं कि जो कॉस्ट प्राइस आएगी वो ये जो होगा, मैंने आपको अभी कैलकुलेशन करके बताई थी कि जो कॉस्ट प्राइस है वो है 75,000, क्योंकि इसमें 100 + 33.3% है, तो 75,000 कॉस्ट प्राइस आएगी उसका। क्योंकि 100 का 1/5 है, तो 75 का 1/5, तो जो ये सेल ऑफ अप्रूवल बेसिस है, ये 15,000 होगा। ओके, तो इस तरह होगा ये, यहाँ पर 15,000 आना था। ओके, अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो है, सेकंड क्वेश्चन में क्या हुआ। सेकंड क्वेश्चन में अमित ने सेल किया ऑन अप्रूवल बेसिस, 25% उसमें मार्जिन रखा ऑन द कॉस्ट, और जो कॉस्ट प्राइस है वो है 1,20,000। मतलब जो सेलिंग प्राइस उन्होंने जिस प्राइस पे सेंड किया, सेल किया ऑन अप्रूवल बेसिस, वो था 1,50,000। अब 20th फेब को 10 दिन बाद 80,000 रुपये की गुड्स तो रिटर्न होगी, तो सेल रिटर्न की एंट्री आ जाएगी। उसके बाद गुड्स 15 मार्च को, मतलब कि 25 दिन बाद गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस हो गए, अप्रूव हो गए, मतलब ये वाले, तो इसकी कोई एंट्री नहीं आएगी। और 31 मार्च तक लाई कर रही है, तो यहाँ पर आ जाएगा सेल टू। और ये अब इसमें वो वाली गलती ना करते हुए, क्योंकि इसमें जो है ये इसकी जो प्राइस होगी वो होगी इंटू 4/5, तो वो होगी 24,000 जो होगी, वो चीज़ इन्वेंट्री में आएगी। जो लास्ट एंट्री होगी 24,000 की होगी, और यहाँ पर सेल रिटर्न की एंट्री होगी, यहाँ पर जो आएगा सेल डेबिट होगा। यहाँ सेल रिटर्न आना था, इन्होंने भी गलत लिख रखा है। ओके, और मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर देता हूँ इस चीज़ को। ओके, उसके बाद आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में क्या हुआ, एक कुमार था, उसने सेल किया ऑन अप्रूवल बेसिस, ही सोल्ड गुड्स वर्थ इतने, सोल्ड एट द प्रॉफिट ऑफ इतने। तो मतलब जो सोल्ड हुए वो 2 लाख के गुड्स सोल्ड हुए ऑन अप्रूवल बेसिस, which has been awaited approval from the customer as on the date for closing of the boot. After expiry of the period, the customer was accepted good equivalence of the cost on the date of closing. Okay. After the expiry of the period, the customer accept a good worth equivalence of 75% of the rejected. You are shown. ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ, इसका 75% जो है वो एक्सेप्ट हो गया, जो कि है 1,50,000। ओके, तो यहाँ 2 लाख नहीं है, ये जो गुड्स सोल्ड वर्थ, ही हैज़ सोल्ड गुड वर्थ इतना, तो ये सेलिंग प्राइस ही दे रखी है उन्होंने 150, जो है 1,50,000 ये सेलिंग प्राइस दे रखी है, और इसी में प्रॉफिट है जो कि है 1/3 ऑन सेल्स। तो जो ऑन सेल्स है, तो सेल प्राइस यही है, इसी का 1/3 जो है, जो कि हो जाएगा 50,000। तो कॉस्ट जो हो जाएगी, तो क्लोजिंग डे पे एंट्री डलेगी और अप्रूवल पे एंट्री डलेगी।
ओके, सो जो रिजेक्ट हुआ है उसकी कोई एंट्री नहीं आएगी क्योंकि वो हमने पहले ही डाल दी एंट्री। ओके, अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। एस लिमिटेड सेल आउट इट्स गुड ऑफ द डीलर ऑफ द सेल और रिटर्न बेसिस on such a transaction, however, treated as the actual sales and passed through the day book. Just before the end of accounting year, 31st March 2020, 200 of such goods have been sent to the dealer at इतने each. ठीक है, on the sale of the above debited. Of these goods were on इतना were returned, were sold white, had though not been expired. Pass the adjustment entry on the 31st March 2000. सबसे पहले तो जो बिक गए, जो बिके हैं उनकी वैल्यू है 70 ही बिके है सिर्फ। ठीक है ना, 200 में से सिर्फ 70 बिके हैं। तो सबसे पहले तो आएगा, मैं तो डालता सेल रिटर्न, सबसे पहले जो डालता की एंट्री 50 इंटू 250 टू कस्टमर। ठीक है, और उसकी तो कोई एंट्री आनी थी। उसके बाद सेल टू कस्टमर की आनी थी एंट्री, वो था 80 इंटू ये। उसके बाद इन्वेंट्रीज विद कस्टमर टू ट्रेडिंग, उसकी वैल्यू है 80 इंटू 200। डेट ऑफ रिटर्न हैज़ नॉट बीन एक्सपायर्ड। ठीक है, मेरे हिसाब से तो यही आना था यहाँ पर, डेट ऑफ रिटर्न हैज़ नॉट बीन एक्सपायर्ड का मीनिंग क्या है? रिटर्न इन बार जो है वो इतनी आनी है, उसके बाद जो सेल है वो इतनी आनी है, उसके बाद इतनी आनी। ठीक है, उसके बाद ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन मैंने किया था ये ठीक है। अब इलस्ट्रेशन नंबर 5 देखते हैं। कैली कंपनी सेंड आउट इट्स गैस कंटेनर ऑफ टू द डीलर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। All such transactions are, however, treated as the actual sales and are passed in the daily book just before the end of financial year. 100 gas container which cost them इतने, बल्कि cost price their has been sent to the dealer and have been debited with account in each, मतलब इतना, have been sold at इतने to his account at इतने। तो ये जो उन्होंने 1500 रुपये के आगे भेजे है, ये कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, इसका कोई हमें नहीं है क्योंकि हमने तो कुछ नहीं करना। सबसे पहले जो है हमने एंट्री जो डालनी है, तो हमने जो पहले एक एंट्री देखी थी कि जब सेल प्राइस पे बढ़ाकर बेच देती है कि जितना हमने अप्रूवल बेस पे भेजा, उन्होंने वो खरीद लिया। अगर जैसे इस क्वेश्चन में 1200 रुपये का भेजा और उन्होंने 1500 रुपये का खरीद लिया, तो इस केस में हम एक जो एंट्री डालते हैं वो डिफरेंस जो होता है 300 रुपये का अमाउंट है, इसकी एंट्री डालते हैं जो होता है कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, जो कि नॉर्मल सेल की अकाउंट होती है। ठीक है, उसके बाद जो 80 गुड्स वापस आए हैं 1200 रुपीज़ के, वो चीज़, वो उस चीज़ की भी एंट्री डलेगी। और अभी वो 80 गुड्स जो मतलब कि वो तो रिजेक्ट हुए ना, अभी वापस नहीं आए, तो गुड्स विद कस्टमर ऑन सेल ऑन अप्रूवल बेसिस अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट होगा और वो कॉस्ट पे होगा जो कि है 900, तो 18 टू 900। ठीक है, जो 6 क्वेश्चन अगला उसमें लिखा है ई लिमिटेड सेंड आउट इट्स अकाउंटिंग मशीन कॉस्टिंग 200 रुपीज़ टू देयर कस्टमर एट द सेल प्राइस ऑफ सेल ऑन रिटर्न बेसिस। 200 रुपीज़ की कॉस्ट करती थी वो। ठीक है ना, ऑल द ट्रांजेक्शन आर हाउएवर ट्रीटेड एज द एक्चुअल सेल एंड पास, हाँ वो तो एक्चुअल सेल की तरह ही पास होती है। जस्ट बिफोर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ऑन March 24, 300 of the such accounting machines have been sent out at the invoice price of इतना, कि 300 मशीन बेची थी इतने में। ठीक है, आउट ऑफ विच ओनली 90 अकाउंटिंग मशीन आर एक्सेप्टेड बाय द कस्टमर एट इतना। ठीक है, इसमें इसमें पहले क्वेश्चन में जैसे रेज प्राइस का कॉन्सेप्ट है, इसमें डिक्रीज प्राइस का कॉन्सेप्ट है। इसमें जैसे 90 इंटू जो डिफरेंस है जो कि है 30, 90 इंटू 30 वो ऐसे करेगी सेल अकाउंट डेबिट टू कस्टमर जैसे रिटर्न की होती है, एज टू द रेस्ट ऑफ नो रिपोर्टिंग कम। तो उसको मानेंगे कि 90 की हुई है ना, और कितनी भेजी थी हमने 300, तो 210 इंटू सबसे पहले 280, ये हम रिटर्न मान लेंगे, और जो उनके पास पड़ी होगी वो इतनी की हुई, और यही है इसका आंसर। उसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 7 कहती है ए सेंड आउट गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस टू फ्यू कस्टमर इंक्लूडिंग द सेम इन द सेल अकाउंट। द ट्रेड रिसीवर बैलेंस टू डेट इतने विच इंक्लूड
7,000 ऑफ द गुड्स सेंड ऑन अप्रूवल बेसिस अगेंस्ट नो इंटीमेशन वाज रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, गुड्स वर सेंड आउट एट द ओवर एंड अबव प्राइस। ठीक है, ये 7,000 बता के किस किस को भेज रखे हैं ऑफ एक्सेप्टेंस ऑन 30th अप्रैल ऑन 10th अप्रैल। तो जो 31st मार्च को मेक द एडजस्टमेंट एंट्री हाउ विल यू पे एंड शो दैन द एंट्रीज ड्यूरिंग द अप्रैल 2020। ठीक है, शो द एंट्रीज टू बी मेड ड्यूरिंग द अप्रैल 2020 एंड द वैल्यू ऑफ द स्टॉक वाज इतना। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ठीक है, तो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक वाली ये जो लास्ट लाइन है ये थोड़ी सी कंफ्यूज करने वाली है। बाकी मैं आपको बताता हूँ, जो 7,000 बेचे थे उसमें ऐसा था, जो 7,000 था वो जो था 5/4 था कॉस्ट का। तो कॉस्ट इजिकल टू होनी थी 7,000 इंटू 4/5 जो कि इक्वल होना था 5,600 के। तो 4,000 का अगर ब्रेकडाउन देखिए हम तो 4,000 का 32 और 3,000 का अगर हम देखिए ब्रेकडाउन तो 750 ना। ठीक है, तो जो एंट्री आएगी एडजस्टमेंट एंट्री आएगी वो तो सबसे पहले सेल की आ जाएगी कि सेल जो है वापस आ गई, सेल टू कस्टमर आ जाएगा 2x 2y आ जाएगा, या ट्रेड रिसीवेबल कर लो। ठीक है, इसको ट्रेड रिसीवेबल कर लो और फिर आ जाएगा कि इन्वेंट्रीज विद कस्टमर टू, दिख रहा है आपको, इन्वेंट्रीज विद कस्टमर टू ट्रेडिंग। जो कि आ जाएगा इसकी वैल्यू आ जाएगी 7,403 और इसकी एंट्री यहाँ पे जो अमाउंट आएगी वो इन दोनों का सम होगा जो कि 5,550 होगा, 5,5,450 होगा। ठीक है, और अब अप्रैल के केस में सेल तो क्योंकि हमने मिटाई दी, तो जो सेल है वो दोबारा करनी पड़ेगी। 10th अप्रैल को जो उन्होंने रिटर्न कर दिया उसकी कोई एंट्री नहीं डालेगी। ठीक है, और जो एक्स ने एक्सेप्ट कर लिया 30 अप्रैल को उसकी एंट्री डालेगी कि एक सेकंड, तो एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल, यहाँ पर एक्स की ट्रेड रिसीवेबल भी लिख सकते हैं और इसमें अमाउंट आ जाएगी 4,000। ठीक है, अब देख लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक का क्या एंट्री डाल रखी है इन्होंने। सबसे पहले सेल टू ट्रेडर किया है और इसकी अमाउंट थोड़ी डिफर लग रही है। मेरी अमाउंट कुछ अलग थी ना, मेरी 5,450 थी, कहीं पे गलती होगी मेरे से। हाँ, वो 3,000 को गलत ब्रेक कर दिया मैंने, 3,000 डिवाइड बाई 5 होना था, इंटू 4 होना था, तो 3,000 डिवाइड बाई 5 करते हैं तो अमाउंट आता है 6 इंटू 4 24 होना। अच्छा ठीक है, यहाँ पर ये अमाउंट गलत होगी थी। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल, यहाँ पर इन्होंने XY का यूज़ नहीं किया, ट्रेड रिसीवेबल का ही किया सिर्फ। उसके बाद बैलेंस शीट में ये अमाउंट बैलेंस शीट भी शो करनी थी इसलिए। उसके बाद अब है व्हेन द गुड्स आर सेंड फ्रीक्वेंटली ऑन द सेल ऑन रिटर्न बेसिस, तो सेल ऑन रिटर्न ये बुक्स जर्नल बनती है ये। इसमें 3 पार्ट है बेसिकली कि डेट पर्टिकुलर अमाउंट, नहीं ये फोलियो है, लेजर फोलियो या जर्नल फोलियो। डेट पर्टिकुलर अमाउंट रिटर्न की, डेट पर्टिकुलर अमाउंट अप्रूवल की। ठीक है, सो ये थ्योरी है थोड़ी बहुत ही, और इसी के साथ ये यूनिट खत्म होती है। एक सेकंड, ये एक जर्नल एंट्री दे रखी है, एट द टाइम ऑफ अप्रूवल कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल, एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। हाँ, ये चीज़ तो पता ही है हमें, ये चीज़ दोनों पता है हमें। ठीक है, उसके बाद टू इंडिविजुअल कस्टमर अकाउंट। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। इसका जो फर्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो ये कहता है, फर्म सेंड गुड ऑन सेल ऑन रिटर्न बेसिस, customers have a choice of returning the good within a month during the May 2020. The following are the details of the goods sent. डे इतना है, मई के सारे महीने, वैल्यू इतना है, गुड्स इतना सेंड हुआ है, विद द स्टिपुलेशन P&Q रिटर्न द गुड्स, स्टिपुलेटेड टाइम। अच्छा, और जो B, D और E है सिग्निफाई देयर एक्सेप्टेंस ऑफ गुड, शो द बुक्स ऑफ द फर्म।
ऑन 15th जून 2000 जून। ठीक है, तो इस केस में भेजा तो अप्रूवल आ गया। तो बस इसमें बनाना क्या है, इसमें सेल और रिटर्न अकाउंट बनाना है, ठीक है, और कस्टमर पी अकाउंट बनाना है फॉर द सेल और रिटर्न ऑन 15 जून। इसमें देखते सेल और रिटर्न में जो सेल हुई है, जो हमने 1 मिनट जो हमने सेल की है, डेट का मेरे को समझ नहीं आया इन्होंने। बी डी और ई ने किया, अच्छा आर ने किया नहीं क्या अभी, अच्छा आर अभी पेंडिंग है। तो इन्होंने जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए 15 जून दे रखा है। 15 जून का तो कोई डेट नहीं है, यहाँ 15 जून जो लिख रखा है मेरे को समझ नहीं आया, क्योंकि रिटर्न की तो कोई डेट नहीं दे रखी ना, तो इसलिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, ऑन 31 December 2020 गुड्स वर सोल्ड एट द सेल प्राइस ऑफ 3000 वर लाइंग विद द कस्टमर रितु to whom with these were sold on return on sale basis were recorded the actual sales. Since no consent has been received from the Ritu, you are required to pass the journal entry at the profit plus cost. The present mark price is less than the cost price. तो जो कॉस्ट प्राइस है वो है 25,000, ठीक है, इनसे हमें ये पता चलता है 25,000 है। और जो मार्क्ड प्राइस है नहीं, जिसको हम उस पर करेंगे कस्टमर इन्वेंट्री लाइव विद कस्टमर टू रेटिंग जो करेंगे वो हम करेंगे 25,000 में से 10% घटा कर, मतलब 2250 पे रिकॉर्ड करेंगे हम उसको। सबसे पहले सेल टू उसकी आएगी, सेल टू ट्रेड रिसीवर की आएगी, यहाँ लिख दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है, उन्होंने ये डिटेल दे रखी है, गुड्स आर टू बी रिटर्न विद इन द 15 days ऑफ द डिस्पैच। क्लोजिंग में बताना है। सबसे पहले तो प्रिपेयर द फॉलोइंग अकाउंट इन द बुक्स ऑफ फैक्ट्स, गुड्स ऑन टर्न डे बुक ऑन टोटल, ठीक है। जो डे बुक होती है वो मैंने आपको दिखाई भी थी, उसमें एक तो सबसे पहले गुड्स एंड क्या है, रिजेक्शन क्या है, अप्रूवल क्या है और अमाउंट क्या है, ठीक है। और फिर सेल ऑन रिटर्न का अकाउंट क्या है, टोटल इन टोटल अकाउंट बताना है। सो ये गाइस, अब हम करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 3 जो है कंसाइनमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, क्योंकि सबसे पहले तो ये हमने 11th-12th में नहीं कर रखा, और ये बहुत ज़्यादा मार्क्स कंटेन करती है, लगभग 8 to 10 मार्क्स का इसी चैप्टर में से आ जाता है। और समझ आ गया तो बहुत आसान है, लेकिन नहीं आया तो बहुत कॉम्प्लेक्स चैप्टर है ये। और पूरा ध्यान से वीडियो देखना। कंसाइनमेंट होता क्या है कि एक जो मैन्युफैक्चरर है उसको अपना माल बेचना होता है डायरेक्ट कस्टमर को, तो वो उसके पास वो डायरेक्ट वो खुद तो नहीं कस्टमर के पास जा सकता, तो वो और अपनी जो फ्रेंचाइजी है वो भी सेट नहीं कर सकता हर लोकेशन पे, तो वो क्या करता है, कुछ अपने एजेंट बिठाता है, अपने एजेंट सेलेक्ट करता है हर लोकेशन में, जो कि उसके बिहाफ पे बेचते हैं। अब वो ऐसा, ये यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि वो किसी रिटेलर को बेचता है और रिटेलर फिर आगे भेज देता है, ये चीज़ नहीं होती। वो एक एजेंट सेट करता है और उसे कंसाइन कर देता है, और कंसाइन मतलब होता है कि गुड्स उसको सेंड कर देता है, और एजेंट जो है वो कस्टमर को गुड्स भेज देता है ऑन द प्रॉफिट, ठीक है। इसमें एजेंट को क्या मिलता है, एजेंट को सिर्फ कमीशन मिलती है, और एजेंट जो भी एक्सपेंस करता है, जो भी चाहे बिजली, एडवर्टाइजमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, कुछ भी एक्सपेंस हो, वो जो मैन्युफैक्चरर है उसे पे कर देता है, ओके। अगर बैड डेब्ट्स भी होगी तब भी पे कर देता है, ठीक है। तो इसे ही कंसाइनमेंट कहते हैं। जो मैन्युफैक्चरर है, जो प्रिंसिपल है, उसे कंसाइनर कहते हैं, और वो गुड्स बेचता है कंसाइनी को, जो कि है एजेंट। और कंसाइनी एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल पीरियड, अकाउंटिंग ईयर सॉरी, वो सेल अकाउंट सेल्स भेज देता है। ये क्या क्या कंटेन करती है, ये सारी इन्फॉर्मेशन कंटेन करती है कि कितनी सेल हुई, क्या क्या एक्सपेंस इनकर किए, ये कंसाइनी ने क्या कमीशन उसको देनी चाहिए,
क्या गुड्स अनसोल्ड रह गए, क्या उसने पहले ही पेमेंट, जैसे क्या होता है कि जो कंसाइनर है कभी कभार बिल या चेक या बैंक ड्राफ्ट मंगवा लेता है कंसाइनी से कि पहले पेमेंट कर दो तुम, ठीक है, या फिर क्या पेमेंट रह गई है, ये सारे के सारे जो है अकाउंट सेल्स में कंसाइनी देता है कंसाइनर को। ओके, अब जो कंसाइनी जब कंसाइनर जब कंसाइनी को गुड्स बेचता है तो उसके साथ कुछ ना कुछ कोई एक बिल तो भेजना पड़ेगा ना, तो इन्वॉइस तो वो भेज नहीं सकता क्योंकि इन्वॉइस तो कंसाइनी कस्टमर को देगा। तो जो पर्ची बनाकर वो देता है कंसाइनी को उसे कहते हैं परफॉर्मा इन्वॉइस, ठीक है। ये पार्ट था सारा थ्योरी का जो आपको समझना चाहिए। बाकी इस बुक में जितनी थ्योरी है वो तो हम करेंगे नहीं, हम सीधा प्रैक्टिकल पे जंप करते हैं। जब अब हम देखते हैं कंसाइनमेंट। एक कंसाइनमेंट अकाउंट जो है ट्रेडिंग अकाउंट जैसा होता है, बस उसमें एक एंट्री जो परचेज और सेल की है वो थोड़ी डिफर होगी, और उसका लॉजिक भी मैं आप ना समझो ना मैं समझा पाऊंगा ज़्यादा अच्छी तरह से। बस परचेज और सेल में याद रखो, जब सेल होती है तो गुड्स जाते हैं, तो गुड्स जो भी है वो क्रेडिट हो जाएगी, और जो डेबिट होगा वो कंसाइनमेंट होगा ऑब्वियसली। और परचेज के केस में सॉरी, जब कंसाइनमेंट में भेजी है तो कंसाइनर के पास से गुड्स जाएगी ना, तो ऐसे। और जब गुड्स वापस आ जाती है, एक सेकेंड, यहाँ एंट्री नहीं है गुड्स वापस आने की। चलिए, जो गुड्स एंड में कंसाइनी के पास पड़े रहते हैं उसकी एंट्री होती है इन्वेंट्री टू द कंसाइनी, इन्वेंट्री टू कंसाइनी टू कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है। तो सबसे पहले एंट्री जब गुड्स सेंड कर देता है तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड फॉर कंसाइनी, ठीक है। उसके बाद जितने भी एक्सपेंस है वो डेबिट साइड में ही, कंसाइनमेंट अकाउंट की डेबिट साइड में ही नोट किए जाते हैं, और जितना भी पैसा आ रहा है कंसाइनी से वो सारा क्रेडिट साइड किया जाता है। तो जितना भी हमने पेमेंट की है कंसाइनर ने गुड्स भेजने के लिए जितनी भी पेमेंट की है वो बाय कैश हम एक्सपेंस लिख लेंगे, और जितने भी आया है हमारे पास एडवांस आया है अ, उसे, जितना भी एडवांस आया है उसे हम कंसाइनमेंट अकाउंट में लिखेंगे, उसे कंसाइनी की पर्सनल अकाउंट में लिखेंगे जो भी एडवांस आया है। ये बात ध्यान रखने वाली है, पॉइंट टू बी नोटेड है ये बात। ओके, उसके बाद उसके बाद जब पीरियड एंड हो जाता है, अकाउंटिंग पीरियड एंड हो जाता है, तो जो कंसाइनी है या फिर या तो कैश देगा वो, या फिर वो पहले ही एडवांस दे चुका है। अगर पहले ही एडवांस दे चुका है या फिर उसने अभी तक नहीं दिए है तो कंसाइनी अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू, अगर कैश दे दिया तो यहाँ कैश आ जाएगा, ठीक है, बैंक आ जाएगा। और एडवांस दे चुके हैं तो भी ये केस है, और अभी तक कुछ नहीं दिया तो ये भी केस है, मतलब ड्यू है अभी कंसाइनी के पास। और अब हमें कुछ कंसाइनी को देने हैं तो एज एक्सपेंस यूज करेंगे और कंसाइनी को देगी कंसाइनी के पर्सनल अकाउंट में, ओके, या बैंक के थ्रू दे देगी, ठीक है ना। अगर हम उसके बाद अगर कुछ भी हमें कैश या बैंक या कुछ भी कंसाइनी से मिलता है तो उसकी एंट्री ये होगी कैश बैंक बी आर डेबिट टू कंसाइनी। और अगर बैड डेब्ट हुई है तो उसको उसको भी हम अ, अगर कंसाइनी को कुछ बैड डेब्ट होती है तो उसे डी क्रेडिट कमीशन मिलती है, डेल क्रेडिट कमीशन। अगर उसने बोन उसे कोई भी बैड डेब्ट बोन करने के लिए उसे डेल क्रेडिट कमीशन मिलती है। अगर डेल क्रेडिट कमीशन नहीं दी जाती तो बोन जो भी बैड डेब्ट है उसे मैन्युफैक्चर ही बोन करेगा, उसे एज अ एक्सपेंस की तरह ही शो करेगा कंसाइनमेंट के डेबिट साइड में। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी पर्सनल अकाउंट आएगा यहाँ, क्योंकि कंसाइनी को देना है, ओके। उसके बाद जो गुड्स है अगर कंसाइनी खुद ही रख लेता है तो कंसाइनी पर्सनल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है। और जो स्टॉक अनसोल्ड रह जाता है तो कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट की ये वाली एंट्री कह रहा था मैं, टू कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है। और कमीशन जो देनी है हमें कंसाइनी को वो भी एक्सपेंस की तरह ट्रीट होगी। तो ये तो बेसिक एंट्रीज थी, कुछ ये 9-10 एंट्रियाँ थी। अब हम शुरू करते हैं फटाफट इलस्ट्रेशन और क्वेश्चन। सबसे पहले में है कि एक्स कंसाइनर है, इसने सेंड किया कंसाइनी को गुड्स रुपीज़ 50,000 और तो और 1,000 रुपये इसने कैश अपने पास से लगाया पैकिंग में, तो इस डेट को मिली और उसने 3,000 का बिल दे दिया, ठीक है, 3 महीने बाद। और 3 महीने बाद हम एज्यूम करेंगे क्योंकि उसने वो करवा लिया बैंक से, उसको मिल गई होगी पेमेंट। वाई ने ये किया है 2,000 ऑन रिटर्न कास्ट डेट एंड इतना 500 ऑन गो डाउन। और ये और एक और बात चलो मैं आपको बता दूंगा, 4/5 सोल्ड हो गया है इतने पैसे के, और कमीशन इतने हैं। कमीशन जो है वो 10% है, मतलब 10% ऑन 55,000 जितने भी उसने सोल्ड की है। और जो इंसॉल्वेंट हुआ है वो भी एज एक्सपेंस शो करेगी और जनरल एंट्रीज पास करनी है, ओके। सो इसमें जो अनसोल्ड है 1/5, इसमें बाकी सारा तो आपको सारा कुछ क्लियर हो ही गया होगा। जो 1/5 जनरल एंट्री है उसमें क्या है कि 1/5 हम इसका भी लेंगे 50,000 का, इसका भी लेंगे और इसका भी लेंगे, समझ रहे हो। तो टोटल अमाउंट आएगी 10,600। ये मेरे को कैसे पता, क्योंकि मैं कर चुका हूँ पहले। 10,600 अमाउंट आएगी जो अभी इन्वेंट्री के पास जो अभी उसके पास पड़ी है, ठीक है ना। अब वो वापस आ चुकी है हमारे पास, और अकाउंट जब बनाएगी उससे प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा। और
जो सेंड हुए हैं उसे ट्रेडिंग में दिखा देगी। ठीक है, वैसे ये वाली एंट्री रीज़न है कि ट्रेडिंग में जो सेल्स होती है वो क्रेडिट की होती है और यहाँ पर डेबिट की होती है कंसाइनमेंट अकाउंट में। बाकी सारी चीज़ें तो क्योंकि कंसाइनमेंट और ट्रेडिंग का इक्वल है। अब होता क्या है कि अगर गुड्स इनवॉइस से अबव प्राइस पे है कि जो प्रोड्यूसर है उसको कॉस्ट पड़ी 100 रुपये, लेकिन उसने जो परफॉर्मर इनवॉइस दिया वो 150 रुपये का दिया और उसने आगे सेल कर दी, जो एजेंट है उसने 200 रुपये की। तो हम जो प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे, तो हम क्योंकि प्रॉफिट इस तरफ आता है कंसाइनमेंट के, याद हो तो डेबिट साइड, तो यहाँ पर हम 50 रुपीज़ का वो दिखाएगी, इसे कहते हैं लोडिंग चार्जेस। ठीक है, और जो रिटर्न है या जो डिस्ट्रॉय हो चुकी है उसके हम यहाँ दिखाएंगे। ठीक है, लोडिंग चार्जेस वो चीज़। ओके, लेजर अकाउंट क्लियर होना चाहिए बल्कि, और एंट्री ये बन जाएगी कि अगर यहाँ दिखाएगी तो गुड्स सेंड टू, तो ये क्रेडिट हो रहा है तो गुड्स सेंड टू कंसाइनी टू ये, इसमें गुड सेंड टू कंसाइनी आती है, लोडिंग चार्जेस नहीं आते। और अगर कोई रिवर्सल हुआ है या डिस्ट्रॉय हो गए थे तो उस केस में इन्वेंट्री रिजर्व अकाउंट बनता है इस साइड। ओके, उसके बाद अब नॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस आ सकता है कि जो नॉर्मल लॉस होता है वो अगर नॉर्मल लॉस हुआ 1000 में से 100 रुपये का नॉर्मल लॉस हो गया तो 900 रुपये की कॉस्ट हम कर ले, मतलब कॉस्ट बढ़ा देगी हम 900, मानेंगे कि 900 ही प्रोडक्ट है और नॉर्मल कॉस्ट है तो वो P&L में जाएगा। ओके, उसके बाद कमीशन जो है बता दिया, ऑर्डिनरी कमीशन होती है, डेल क्रेडिट कमीशन होती है, ओवरराइडिंग कमीशन। ओवरराइडिंग कमीशन तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। एक्स्ट्रा कमीशन अलाउड बाय द कंसाइनर टू द कंसाइनी फॉर प्रमोट सेल एट द हायर प्राइस देन स्पेसिफाइड टू इंक्रीज। अच्छा, ओवरराइडिंग कमीशन कि तुम जो सेल करोगे उस पर भी मिलेगी और जो सरप्लस करोगे उस पर भी मिलेगी, ये भी यहाँ होती है। ठीक है ना। उसके बाद रिटर्न ऑन गुड बाय द कंसाइनी, उसके बाद अकाउंट सेल ये दिखाता है। उसके बाद कंसाइनी की बुक की एंट्री ये बहुत कम आती है और ये वही वाला क्वेश्चन है, फर्स्ट इलस्ट्रेशन का ही बस कंसाइनी वाला पार्ट दिखाना है। ठीक है, थर्ड इलस्ट्रेशन में क्या है कि 100 टॉयज़ का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, इतने अमाउंट है, इतने रुपये फ्रेट की है, इतना इंश्योरेंस दिया है ड्यूरिंग द डैमेज बाय फायर तो एबनॉर्मल कोर्स है एंड हैड टू द डिलीवरी एंड मीनिंग एंड पेड एज द कस्टम। ये जो कस्टम ड्यूटी है ये सिर्फ 900 पे ही पे हुई है, इस बात का ध्यान रख लेना। सेंड बैंक ओवरड्राफ्ट ऑफ इतने एज एडवांस में लेटर अकाउंट सेल शो इतने हैज़ बीन सोल्ड एट इतने एक्सपेंसेस वर गो डाउन इतने, मतलब ये वाले एक्सपेंसेस और ये वाले एक्सपेंसेस उसमें इंक्लूड नहीं होगी वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री में। 5 तो 5% ये इसका होएगा जो बेचे है इसने, कि कितने बेचे है 800 इंटू इसका 5%। उसके बाद वन ऑफ द क्रेडिट कुड नॉट पे फॉर 5 टॉयज, तो 5 टॉयज बैड डेप्ट आएगा। और बस यही था, कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है और साओ की बुक्स में बनाना है, और कुछ अलग तो नहीं है, कुछ अलग नहीं है। फ्लाइट इंश्योरेंस, नॉर्मल लॉस, ठीक है ना, नॉर्मल लॉस में यही आएगा, ये वाला नहीं आएगा, कस्टम ड्यूटी नहीं आएगा। उसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 4 देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 4 जहाँ पर भी इंश्योरेंस क्लेम होना उसको हम इग्नोर ही करते हैं, वैसे इग्नोर नहीं करते, इन्होंने यहाँ इग्नोर कर रखा है इस क्वेश्चन में, पता नहीं क्यों कर रखा है यहाँ पर इग्नोर। देख लेंगे कि इंश्योरेंस क्लेम इग्नोर किया जाता है या नहीं किया जाता। इस क्वेश्चन में क्या है कि 100 शूज़ बेचे हैं, कॉस्टिंग इतना, इनवॉइस इतना, मतलब कि हाँ तो इसमें वो बनेगा, इस साइड रिजर्व भी बनेगा, इसमें मतलब रिजर्व भी बनेगा और ये भी बनेगा इसका। ठीक है ना, समझ आ गया ना ये वाली एंट्री जो है। उसके बाद रिमेनिंग शू पेड इतना ऑन इतना, बल्कि 10 शो ये लॉस है और ये 90 शूज़ का दिखा रखा है। उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट मिला है इतने का एडवांस में, 80 शूज़ सोल्ड हुए हैं। उसके बाद गोडाउन रेंट इतना है। उसके बाद कमीशन जो है इनवॉइस प्राइस पे और ये सरप्लस प्राइस पे, इसे कहते हैं ओवरराइडिंग कमीशन। इंश्योरेंस का क्लेम जो है इन्होंने इग्नोर कर रखा है, बट मेरे अकॉर्डिंग तो मिलना चाहिए था इंश्योरेंस क्लेम, खैर छोड़ो। हाँ, इंश्योरेंस क्लेम की कहीं यहाँ बात कर रखी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में इतने रेडियो बेचे हैं, प्राइस इतनी है इतनी है, उसको 50 रेडियो का लॉस हो गया, उसने इतने सेल कर दिए इतने में और इतना कैरिज में किया, इतना कैरिज में किया मतलब ये इतने रेडियो पे किए थे, तो कमीशन ऑन द सेल इफेक्टेड बाय हर अमाउंटिंग टू इतने, इतना उसने अमाउंट किया, लेकिन ये वो नहीं होगा। यहाँ पर भी लोडिंग जो क्लेम है विद द इंश्योरेंस कंपनी वाज एडमिटेड इतना, यहाँ पर देखो इंश्योरेंस क्लेम आ गया ना यहाँ पर, तो यहाँ पर इंश्योरेंस क्लेम आ गया ना, और एबनॉर्मल लॉस जो है मतलब कि वैसे लॉस हुआ होगा, ज़्यादा हुआ होगा, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में गलती कर दी इन्होंने। यहाँ पर लॉस ये जो इंश्योरेंस था यहाँ पर आना था, और एक सेकंड देख लेते हैं इन्होंने जब कैलकुलेशन की। हाँ तो जो एक सेकंड जो लॉस था इन्होंने कैलकुलेट नहीं, जो क्लेम था उन्होंने कैलकुलेट नहीं किया, पेन से गलती हो गई, इसको स्टार मार्क कर लेते हैं। उसके बाद 5th क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा आपको। 6th क्वेश्चन में क्या है, सेलिंग प्राइस कॉस्ट पे देखिए, मतलब इसमें लोडिंग चार्जेस है ये,
उसके बाद ये आधा किलो और 1 किलो वाला में है, उसको कंसाइनमेंट को कमीशन मिलेगी ऑन द सेल 5%। उसके बाद फ्रेट चार्जेस है 2% ऑन द सेलिंग वैल्यू, ठीक है। रेंट और इंश्योरेंस चार्जेस इतने हो जाएगा। उसके बाद 7th क्वेश्चन जो है, कैरेज फ्राइट लोडिंग चार्जेस इतना है। लोडिंग चार्जेस, एक सेकंड, यहाँ इन्होंने जो कर रखा है लोडिंग चार्जेस इन्होंने कैसे ट्रीट किया है। चलो लोडिंग चार्जेस भी इन्होंने एक्सपेंस से ट्रीट कर लिए। ये लोडिंग चार्जेस वो वाले चार्जेस नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद क्लियरिंग चार्जेस है, ये इसने 700 प्रोडक्ट बेच दिए 1400 के। उसके बाद ये 50 का अभी तक 50 का लॉस हुआ है नॉर्मल, और 500 समझ रहे हो, मतलब 850 पे ही 850 ही आई है उसके पास, जिस पे इसने इतना चार्जेस किया है, समझ रहे हो, क्योंकि 100 तो अभी भी ट्रांजिट में है। 850 में से तो इन हैंड जो है ये वाला पॉइंट है, जो अभी 150 बचे हुए हैं उसके पास, तो उसकी जो प्राइस है वो कुछ ऐसे ऐसे निकलेगी, ऐसे 160 समझ आ गया ना, 160 कैसे हुआ। क्लियरिंग चार्जेस भी इंक्लूड होगी क्योंकि वैल्यूएशन में क्लियरिंग चार्जेस 85 पे 10 रुपये ऐड हो जाएगी, ओके। और इन ट्रांजिट जो है वो उस पर 10 रुपये नहीं लगेगी, ठीक है। और 8th क्वेश्चन में क्या है कि कुछ अमाउंट के भेजे है, लास्ट क्वेश्चन कुछ अमाउंट के भेजे है, और उसका जितना भी बेचा है उसका यहाँ पर 10% बता रखा है, 10% ऑफ द कंसाइनमेंट को। इससे पता चलता है कि 1,25,000 के बेचे थे, ठीक है। कमीशन उसको इतनी मिली है, और कमीशन ये पूरी है। उसके बाद एक्सपेंस और इतना है। उसके बाद अकाउंट सेल रिसीव बाय अजय शो दैट द एक्सपेंस इतना है, और ये 75 जो है वो 120 का है, जो 19 पॉइंट कुछ आएगा, 93 पॉइंट इतना, और 1 लाख में बेचा है, तो वो सारा का सारा वो हो जाएगा, सरप्लस आ जाएगा, जिस पे 25% की कमीशन मिलेगी उसको, ठीक है। उसके बाद 10% होता काम है, ये वो लॉस आया है, एबनॉर्मल लॉस आया है, ठीक है। जो इंश्योरेंस क्लेम मिला है वो 12,000 मिला है, तो वो घटा देगी। एबनॉर्मल लॉस दिखा देता हूँ मैं कैसे हुआ है, कि एबनॉर्मल जो लॉस जो है वो कॉस्ट का दिखाते हैं, हाँ, अगर हमने बढ़ा रखी है तो उसका नहीं दिखाते, कॉस्ट का ही दिखाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर इंश्योरेंस मिला है 12,000 का, वो कहाँ पर रिकॉर्ड किया है मैं ये देखना चाहता हूँ। इन्होंने भी इंश्योरेंस रिकॉर्ड नहीं किया। जो इन्वेंट्री रिजर्व है वो बच्चों उस पर लगता है, ठीक है। इंश्योरेंस वाला जो है वो सिस्टम समझ नहीं आया मेरे को, इंश्योरेंस वाला क्यों नहीं किया इन्होंने। इसके बाद ये 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, इजी सी है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस बनाना है इसमें। इसमें यहाँ पर डेप्रिसिएशन दे रखी है, वो जो 10% लगेगी वो P&L में आएगी, ठीक है। और ये कर देख लेना, 4 क्वेश्चन आसान से है, इसमें परेशानी नहीं आनी चाहिए। और फिर इसके बाद ये चैप्टर खत्म होता है। अगला है एवरेज ड्यू डेट। सो अब है एवरेज ड्यू डेट, यूनिट नंबर 4 है, और इससे अगली जो यूनिट है यूनिट नंबर 5, 4th और 5th यूनिट इस चैप्टर की दोनों एक कैटेगरी में आते हैं, बीसी एनालिसिस में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। तो एवरेज ड्यू डेट का जो कॉन्सेप्ट है वो तब यूज़ होता है जैसे जब हमने कोई चीज़ खरीदी हो और हमने उसकी पेमेंट इंस्टॉलमेंट पे करनी हो, या फिर हमने किसी से हमने किसी से लोन दिया हो या लिया हो, और हमने ऐसे लिया हो कि 1 जनवरी को लिया, फिर 15 जनवरी को लिया, फिर 12 फेब को लिया, मतलब कि ऐसे ऐसे डिफरेंट डेट पे लिखा हो, और हमने सारा का सारा इंटरेस्ट जो है एक ही दिन पे चुकाना है बल्कि, तो उस केस में हम ये एवरेज ड्यू डेट का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। इसमें क्या होता है कि अब अगर मान लो हमने 1 जनवरी को लिया, 12 जनवरी को लिया, 28 जनवरी को लिया, 10 फरवरी को लिया, 28 फरवरी को लिया, उसके बाद 25 मार्च को लिया, और हमने 31 को हमने चुकाना है, 31 को सारा चुकाना है, ठीक है, सारा कुछ क्लियर करना है। तो फिर हमें इंटरेस्ट कितना चार्ज होएगा, हमें तो इंटरेस्ट कितना चार्ज होएगा,
तो एक ये तरीका है कि इससे ये इंटरेस्ट निकाले, इससे ये इंटरेस्ट निकाले, इससे ये इंटरेस्ट निकाले, इससे ये इंटरेस्ट निकाले, इससे यहाँ तक का इंटरेस्ट निकाले, इससे यहाँ तक का इंटरेस्ट निकाले। एक हमारे पास और तरीका है कि इन सब की अमाउंट से हम एक और इन सब की डेट से हम एक एवरेज ड्यू डेट निकाले, ठीक है, और उस एवरेज ड्यू डेट से यहाँ तक का इंटरेस्ट निकाले। वो एवरेज ड्यू डेट क्या शो करेगी, अगर उस ड्यू डेट पे किसी ने पे कर दिया तो इंटरेस्ट का नुकसान नहीं होगा, ना क्रेडिटर को ना उसको डेटर को, ठीक है। तो ये लिखा है, व्हेन अ पर्सन ओन्स सेवरल अमाउंट ड्यू टू ऑन डिफरेंट डेट्स डिसाइड टू पे द टोटल अमाउंट पेबल बाय हिम ऑन अ पर्टिकुलर डे सो दैट नीदर ऑफ द डेटर, कि ऐसा कोई दिन निकालना हो हमें जिसमें नीदर द डेटर नॉट द क्रेडिटर स्टैंड टू एनी लॉस और गेन एनीथिंग बाय द वे ऑफ इंटरेस्ट, कि इंटरेस्ट का कोई भी लॉस या गेन ना हो सेलर या बायर को। तो ऐसा दिन निकालने के लिए एवरेज ड्यू डेट का कॉन्सेप्ट यूज होता है। कहाँ का यूज होता है, फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन द ड्रॉइंग बाय द पार्टनर, कि पार्टनर ने डिफरेंट डिफरेंट दिन निकाला और एक दिन चुकाना चाहता है, ऐसा कुछ। इंटरेस्ट अकाउंट बिटवीन द प्रिंसिपल एंड द एजेंट फॉर कॉन्ट्रा अकाउंट, कॉन्ट्रा अकाउंट मतलब कि बहुत एक किसी पार्टी ने या सेल किया है, बहुत पार्टीज ने सेल किया, ठीक है। फॉर मेकिंग लमसम पेमेंट अगेंस्ट द बिल ड्रॉन, ठीक है ना। तो अब बिल के केस में क्या होता है, बिल अगर किसी स्पेसिफिक डे पे है, डे का बिल है, बिल समझते हो ना, बिल ऑफ एक्सचेंज, किसी एक स्पेसिफिक डे का है तो उस डे पे बिल वो होगा, ड्यू होगा। पर अगर मंथ वाइज है, या तो हो सकता है कि 12 फरवरी को दिया और कहा 3 मंथ का है, तो 12 वो फरवरी से मार्च, मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई, ठीक है। तो 12/5 इसमें प्लस 3 दिन ऐड करेगी, ठीक है, 3 दिन ग्रेस डे ऐड करती है, ठीक है। और अगर यहाँ पर हो 60 डेज तो 12 के बाद 60 ऐड करेगी, जिसमें फरवरी में 28 डेज ले गया, 29 अकॉर्डिंग टू द ईयर, और वैसे करेंगे, समझ रहे हो। तो ऐसे ही है इसके क्वेश्चन। तो सबसे पहला है एवरेज ड्यू डेट का निकालने के लिए, क्योंकि डिफरेंट अमाउंट भी हो सकती है। तो जैसे यही वाला ले लिया, अगर इन सब में सेम अमाउंट है तो क्या पता इसमें 1 रुपये लिया और इसमें 1000 रुपये लिया, तो इसका इंटरेस्ट ज़्यादा बन जाएगा ना। तो हम खाली डेज को नहीं देख सकते इंटरेस्ट निकालने के लिए, अमाउंट भी देखनी पड़ती है। तो अमाउंट देखकर और डेज देखकर, नंबर ऑफ डेज देखकर ही एवरेज ड्यू डेट निकलती है। तो एवरेज ड्यू डेट का फॉर्मूला होता है, ये जो प्रोडक्ट है ये है अमाउंट इंटू डेज फ्रॉम ड्यू डेट, ठीक है ना। ठीक है, अपॉन टोटल अमाउंट, अमाउंट का सम, ठीक है। और ड्यू डेट मतलब डेट ऑफ मैच्योरिटी जो है वो 3 दिन ऐड होती है उसमें, ये मैंने आपको बता दिया। ग्रेस डे होता है अगर ड्यू डेट, कैलकुलेटिंग ड्यू डेट बिल्स ऑन of bills or not payable few months after the date of or site, when the bill is payable at the stated number of month after the day or the after the site, then the period shall be held terminating after that month which is corresponding to the date in which instrument is dated. If the month in which the period should be terminated has no corresponding day, the period shall be terminated on the last day of such month. Bill due on 29 January was made payable at the after the date. The due date is the third after the, इसमें तो मेरे को कुछ लगा नहीं। अगर किसी, अगर ड्यू डेट जो बिल पेबल में ऐसा होता है, ड्यू डेट अगर 30 जनवरी को है, अगर स्पेसिफिक है तो उसमें 3 दिन ग्रेस डे होता है। और अगर ये क्या रखा है कि 3 महीने बाद या 60 दिन बाद, तो 3 महीने या 60 दिन बाद इसमें ग्रेस डे ऐड करते हैं। टोटल 3 दिन की ग्रेस डे ऐड करती है। इन दोनों कॉन्सेप्टों में ये बोल रखे हैं, इसमें बस स्पेसिफिक डे है और इसमें आफ्टर सम टाइम है, ठीक है। उसके बाद मैच्योरिटी डेट, अगर मैच्योरिटी डेट पे हॉलीडे हो, अगर हॉलीडे नेशनल हॉलीडे या संडे वगैरह हो जो हमें पहले से पता है, तो एक दिन पहले हो जाएगा शिफ्ट मैच्योरिटी डेट, ठीक है। और अगर ड्यू डेट, अगर कोई सडन हॉलीडे हो तो ड्यू डेट फॉलोइंग डेट पे हो जाएगा, मतलब उससे अगली पे, ओके। अगर उससे पिछले दिन भी हॉलीडे हो ना, उससे पिछले दिन भी हॉलीडे हो तो उससे पिछले दिन हो जाएगा। उसके बाद टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, 4 तरह की प्रॉब्लम देखते हैं हम इस चैप्टर में, कि एवरेज ड्यू डेट ऑन वन पार्टी इज इंक्लूड, वेयर द 2 पार्टीज आर इंक्लूड, वेयर रीपेमेंट इज मेड इन इंस्टॉलमेंट, और वेयर इंटरेस्ट इज ऑन ड्राइंग इज टू बी डिटरमाइंड। तो सबसे पहली इलस्ट्रेशन है, इसमें अमाउंट ड्यू डेट, अब मैं आपको बताता हूँ इसमें कितने दिन है। इसमें ड्यू डेट निकालनी है ना, तो हम पहले बेस डेट मानते हैं, किसी भी उसको बेस डेट मान सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बेस डेट मान रहा हूँ, बेस डेट मान रहा हूँ मैं 30th। वैसे जनरली अगर कुछ ना लिखा हो तो पहली ड्यू डेट को ही बेस डेट मान लो, ठीक है। और चाहे जिस मर्जी डेट को मानो, क्योंकि प्रोडक्ट का डिवाइड ही होना है तो सेम ही आना है, ठीक है। तो इससे 0 दिन हुए हैं, इससे अब 3 के बाद देखो, 3 के बाद देखो, 3rd को छोड़ दो, तो जुलाई के मंथ में 31 डेज होते हैं, उसमें से 3 को काट दो तो 28 बचे, और 28 बचे, एक सेकंड, 31, हाँ 28 बचे।
जुलाई के महीने में 31 डेज होते हैं, या जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई 31 डेज होते हैं। उसमें से 3 दिन काट दिए तो बचे 28 डेज। और फिर जुलाई के दिन को भी हमने काउंट किया। अच्छा सॉरी सॉरी, ठीक है 2 अगस्त है ना, हाँ 31 तक 28 डेज हुए और प्लस 2 दिन अगस्त के, तो 30 डेज। ठीक है, अब सितंबर तक देखें तो अगस्त में भी 31 डेज होते हैं, तो यहाँ पर हुआ 28 डेज, 31 डेज और 11 डेज, तो ये हो गए 70 डेज। तो प्रोडक्ट करके ड्यू डेट निकाल लेगी, बेस डेट उसमें ऐड करेगी। ठीक है, उसके बाद सेकंड इलस्ट्रेशन अगर हम देखिए, सेकंड इलस्ट्रेशन में क्या हो रहा है कि इसको पे करना चाहता है, वह इसको पे करना चाहता है, तो हमें इंटरेस्ट रेट निकालना है, क्या क्या अमाउंट पे होगी बाय द, ये बीच का सोल्यूशन है। तो ड्यू डेट पहले हमने ये ले ली, इसमें 0 डेज बाकी है, और इसमें 10 को काट दो तो रिपब्लिक डे है तो 25 बन जाएगी। ठीक है, 25 से 15 दिन मार्च, तो देखो तो 21 डेज यहाँ पर हो गए। उसके बाद कौन सा हम 28 डेज कंसिडरेशन कर देते हैं जनवरी में, और मार्च में 23 डेज, तो 12 यहाँ पर, ये यहाँ पर 72। उसके बाद 21 डेज, 28 डेज, 31 डेज, जनवरी फरवरी मार्च के बाद अप्रैल मई जून जुलाई और अगस्त के 18। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 7 9 12 15 21। ठीक है, दोस्तों एक बार देख लेते हैं नंबर ऑफ डे। ओह, तो इसमें से 18 अगस्त संडे है, तो हम करेंगे 18 अगस्त से पहले, तो एक दिन काट देंगे हम। ठीक है ना, ये 17 अगस्त को बन जाएगा। देख लेते हैं नंबर ऑफ डेज कितने हैं। 19 हमने कहीं पे 22 1, चलो ये हमने 1 की काउंटिंग भूल के हो गया, तो ये चीज़ है। ठीक है, अगर उसमें करना है तो अब जैसे यहाँ पर आई है 21 में आई है, तो अगर 18 मार्च को करेगी तो हमें रिबेट मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। पहले करते हैं तो रिबेट मिलता है ना, उसके बाद ड्यू, ये बिल है तो ये ड्यू कब होएगा और नंबर ऑफ डेज, तो ये ड्यू होगा, ये 3 मंथ्स का है, तो अगस्त जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 8वां महीना है, तो 8वां प्लस तो 11वां, 10 नवंबर को ये ड्यू होएगा, 10 नवंबर प्लस 13, 13 11 को ये ड्यू होगा। उसके बाद अक्टूबर, अक्टूबर 10वां महीना है, इसमें प्लस 60 डेज करेगी। ठीक है, तो हम करेंगे 22 से लेकर 31, फिर 1 से लेकर 30, ये आएंगे 22 को नहीं गिनेंगे, 22 को नहीं गिनेंगे तो 9 आएगी, ये 30 आएगी, ये 21 आएगी, तो ये 21 दिसंबर। ठीक है, उसके बाद ये 2 जनवरी फरवरी, फरवरी 4 फरवरी को, तो 4 2 को, 7 2 को, एक सेकंड ये गिर गया वैसे। उसके बाद 60 डेज, जनवरी से 60 डेज, तो जनवरी से 60 डेज अगर हम देखें तो 14 से 31, तो 31 में से 14 माइनस करेगी तो आगा 17। ठीक है, तो 1 से 20 हो गया क्योंकि, तो 29 डेज आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद 46, 14 यहाँ पर आएगी, तो 14 3, उसके बाद 14 मार्च, अच्छा 28 डेज लेने हैं, तो 13 3, उसके बाद मार्च अप्रैल मई, तो 17 5। ठीक है, तो हम पहली इसको ड्यू डेट ले लेते हैं, यहाँ पर इन्होंने बेस डेट किसको लिया है, बेस डेट इन्होंने इसको ले लिया, लेकिन हम किसी को भी ले सकते हैं, तो हम इसको, मैं इसको लूँगा और मैं आंसर सेम निकाल कर दिखाता हूँ अब इसमें। तो यहाँ तक 0 डेज है, यहाँ से 0 डेज है, यहाँ से यहाँ तक, तो 17 38।
120 डेज़ और मार्च तक। ठीक है, तो ऐड कर देते हैं 17, 31, 30, 28, 31, 1 2 3 4 5 30 और मार्च 17 है, तो 17 को भी गिनेंगे। तो ऐड कर देते हैं 10, 5 यहाँ पर 2 पर, तो यहाँ पर आया 9, 11, 14, 18, 185। ठीक है, तो अब अमाउंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ। आप अकाउंट कितनी कितनी अमाउंट ऐड होगी। 6000 इंटू 0, तो 0 प्लस 38 इंटू 5, 38 इंटू 5 190, 1 2 3। ठीक है, उसके बाद 4 इंटू 86, 86 इंटू 4 तो आएगा 32, 3 4 4 4 1 2 3। ठीक है, उसके बाद 120 प्लस 2 4 1 2 3। ओके, और उसके बाद 185 इंटू 3, 185, 85, 185, 5 यहाँ पर 1 ऊपर, तो 24, 5 यहाँ पर 2 ऊपर, तो 3। ठीक है, टोटल अमाउंट जो है वो है 15,000, 20,000। ठीक है, वो इक्वल होगी, अभी कितनी किसके इक्वल हो जाएगी। तो 9, 6 के बाद 8, 9/20, तो ये हो जाएगा 6, 6, 4.5, तो 66.45, जो कि हो जाएगी 61 डेज़। तो हमने बेस डेट ली थी, हमने बेस डेट क्या ली थी, ये ली थी हमने 13/11, 13/11 में 67 डेज़ ऐड करने हैं। तो 11वें में हम कितने डेज़ ऐड कर सकते हैं, 17 डेज़ ऐड कर सकते हैं, तो 17 डेज़ यहाँ ऐड करेगी। उसके बाद 12वें महीने में हम ऐड कर सकते हैं 31 डेज़। ठीक है, तो अभी हम टोटल कितने दिन ऐड करने हैं हमने, 17 हो गया 50, 19 दिन यहाँ, तो 19 जनवरी को। ठीक है, 19 जनवरी को आ रहा है, इनका 20 जनवरी को आ रहा है। इनका 20 जनवरी को आ रहा है, हमारा 19 को आ रहा है। 1 मिनट, इसमें कुछ ना कुछ ठीक है। इनका अगर 10 अगस्त लिखे तो 8वें महीने में 31 दिन होते हैं, तो 21 यहाँ कर सकते हैं, 30 यहाँ कर सकते हैं, और उसके बाद 10वें महीने में 31 कर सकते हैं, उसके बाद 30 कर सकते हैं, उसके बाद 31 कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक कितने हो गए, 3, और ये हो गए 143, 143 हो गए, तो 20 इन्होंने यहाँ ऐड कर दिए, 21 बन रहा है इनका। हमारा 19 जनवरी बन रहा है। हमारी यहाँ की कैलकुलेशन में गलती होगी एक जो दिन हमारा कम आ रहा है। उसके बाद ट्रेडर है एक्सेप्टेड दिस बिल, बिल ऑफ डेट, उसके बाद अमाउंट, उसके बाद बैलेंस। इसमें ग्रेस डे ऐड कर देंगे और उसमें देख लेंगे कोई त्यौहार तो नहीं आ रहा, मतलब कोई 15 अगस्त तो नहीं आ रहा, 15 अगस्त। ठीक है, और इसमें जो डे लेंगे हम वो लेंगे हम ये वाला 23, 23 इन्होंने किसको लिया है, अप्रैल, इन्होंने 4 मई को लिया है यहाँ से। बल्कि इन सबकी जो सबसे सबसे कम ड्यू डेट वाला होगा उसको ले लेंगे बेस डे। केस नंबर 2 है कि लर्निंग द कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट व्हेन द इंटर ट्रांजैक्शन बिटवीन द टू पार्टी इन्वॉल्व्स।
जब दो पार्टी के साथ होता है तो एक ही बेस डेट लेते हैं, दोनों की एक ही बेस डेट लेते हैं, जो दोनों में से कम हो तो उसके डेज जो आते हैं और इसके डेज माइनस कर देते हैं, तो वो आंसर आ जाता है। या डेज माइनस नहीं करते, सॉरी, प्रोडक्ट माइनस कर देते हैं, प्रोडक्ट और अमाउंट माइनस कर देते हैं। ओके, अगर डेज हमने माइनस करनी है तो पॉइंट्स हम माइनस भी करें, पॉइंट्स भी लेंगे, नहीं कि जैसे 66.1 बन रहा था उसको 67 ले लो, ठीक है, वो पॉइंट जो आएगा उसका हम वो कर लेंगे। उसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 6, टेन्योर ये है, बिल पेबल ये है, कर देगी बेस डेट लेके, मैं बता देता हूँ बेस डेट कौन सी लेगी। सबसे नज़दीकी बेस डेट लेगी, दोनों की सबसे नज़दीकी बेस डेट होगी 12 12/7 ही बेस डेट लेगी, उससे निकाल लेगी। उसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 7, अमाउंट ये है, टेन्योर ये है, बिल पेबल, वेस्ट हॉलीडे इन द इंटरव्यू पीरियड इतने अगस्त, इमरजेंसी हॉलीडे, ये जो है इनका इन सबका पहला वाला दिन ले लेगी। ओके, उसके बाद माइनस करके कर देगी। इसमें भी सेल हुई है इसमें, अब तो जो सेल है उसको, सेल परचेज को BRBP मान कर लेगी, एवरेज ड्यू डेट। उसके बाद केस नंबर 3 है, लर्न हाउ कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट विद द अमाउंट रिपेड इन इंस्टॉलमेंट। अब वेयर द अमाउंट रिपेड इज इंस्टॉलमेंट है, तो सबसे पहले देगी निकालेगी कि कब लैंड किया था, और उससे कब कब चुका है। जैसे इसमें 5 इंस्टॉलमेंट में चुका है इस क्वेश्चन में, और इसमें इसमें जो है अगर सेम इंस्टॉलमेंट अगर इक्वल इंस्टॉलमेंट में की है तब ये चीज़ होगी कि 0 1 2 3 4 5 और प्लस इतना 3 ईयर्स ऐसे होएगा। लेकिन अगर डिफरेंट डिफरेंट इंस्टॉलमेंट में की है तो इन्होंने ये दिखाया भी है इंटरेस्ट निकाल के कि इन्होंने इंटरेस्ट ऐसे निकाला कि हर एक कि इसने इस पहली जो दो लास्ट पहले जो 10,000 पे तो पूरे 5 साल का लगेगा, उसके बाद 8,000 4 साल पे 8,000 का लगेगा, ऐसे ऐसे करके इन्होंने किया है और ये पूरा आ चुका है, और ये कह रही है सेम है दोनों, ठीक है। अब इस केस में क्या करेगी, लैंड इस ये बेस डेट हो जाएगी, इससे नंबर ऑफ डेज निकाल लेगी, फिर मल्टीप्लाई कर देगी, अपॉन में 5 कर देगी, ठीक है, प्रोडक्ट वाला सही मेथड, ठीक है ना। अमाउंट यहाँ पर होगी, ओके। केस मतलब ये भी सेम सही था, इसमें अगर देखो इसमें इक्वल है, अगर इसमें अमाउंट भी कर दे, अमाउंट मल्टीप्लाई भी कर दे तो अमाउंट से अमाउंट कट जाएगी, ठीक है, और 5 यहाँ आया क्योंकि अमाउंट वही अमाउंट 5 बार प्लस होगी तो 5 आया, ठीक है। तो केस नंबर 4 है, लर्न कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट फॉर डिटरमाइनिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए सबसे पहले तो है ऑर्डिनरी मेथड, ठीक है। उसके बाद एवरेज ड्यू डेट का मेथड। एवरेज ड्यू डेट में क्या होता है, बेस डेट ड्यू डेट निकाल लेगी, वहाँ से इंटरेस्ट निकाल लेगी, और क्या, ड्यू डेट भी प्रोडक्ट करके अमाउंट डिवाइड कर देगी बेस से, और बेस दोनों में एक ही लेना है या अलग अलग भी ले सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद ये चैप्टर खत्म होता है और ये क्वेश्चन आ जाते हैं कुछ कि बिल्स की यहाँ बात हुई है, the partner they had drawn the bill from interest rate charges on drawing, calculate the interest charge from the each partner using the average due date system, ठीक है। ये अमाउंट है, ड्राइंग है, ठीक है। बेस डेट फर्स्ट में को लेनी है, उसके बाद ये थोड़ी ये जो मैंने कर रखी है ये डेज निकाल रखे गलत है थोड़े, उसके बाद निकल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन भी आसान है, उसके बाद आता है अकाउंट करंट। अकाउंट करंट क्या है कि स्टेटमेंट है, जैसे लेजर अकाउंट बनता है वैसे ही अकाउंट करंट बनता है, ठीक है। इसमें बस इंटरेस्ट रेट का जो जैसे जो अभी ड्यू डेट वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ लगकर इंटरेस्ट रेट आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले तो ये है कि
ट्रांजैक्शन इस दिन हुई है, ड्यू डेट यहाँ थी अक्टूबर को थी। डेज इसमें क्या है, इसमें ये लेजर जैसा बस पोर्टफोलियो बनता है। इसमें बस ड्यू डेट, अमाउंट, ड्यू डेट, नंबर ऑफ डेज और इंटरेस्ट का कॉलम ऐड हो जाता है। और जो भी ट्रांजैक्शन डेज और ड्यू डेट जो है उसमें जो भी अमाउंट आता है, जो भी वो आता है नंबर ऑफ डेज, वो डेज कॉलम में आ जाता है। ड्यू डेट में ड्यू डेट आ जाता है और इंटरेस्ट इंटरेस्ट के हिसाब से उतने डेज में लग जाता है। ये है सबसे पहले इंटरेस्ट सिस्टम वाला, ठीक है ना। नंबर ऑफ डेज ऐसे काउंट हो जाती है। 1 अक्टूबर से जैन 1 फरवरी तक 123 डेज, ठीक है। अगर ड्यू डेट नहीं दी होती तो ट्रांजैक्शन डेट को ही ड्यू डेट मान लेते हैं, ठीक है। ये हो गया कि हर एक अमाउंट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करें। तो ये लेंथी थोड़ा लेंथी मेथड है। तो सेकंड है करंट अकाउंट बाय द मीन ऑफ प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है, इसमें भी ड्यू डेट का अमाउंट होता है, नंबर ऑफ डेज का आ जाता है, वो प्रोडक्ट हो जाता है। फर्स्ट फेब को ड्यू डेट थी तो यहाँ पर 0 डेज आएगी, तो 0 अमाउंट आएगी। उसके बाद जो बैलेंस होगा, जो बैलेंस प्रोडक्ट है वो यहाँ आ जाएगा। इसमें प्रोडक्ट इंटू परसेंटेज अपॉन 365 होता है इंटरेस्ट जो आता है, और फिर बैलेंस यहाँ देगा। ओके, ये शाम इन अकाउंट करंट विद, बल्कि इसकी बुक्स है और ये शाम का है। तो शाम यहाँ पर जो डेटर होगा तो उसका ये चीज़ बढ़ेगी, और क्रेडिटर होगा तो ये चीज़ बढ़ेगी, जब बढ़ेगी। बैलेंस प्रोडक्ट ये है इंटू 18/365, ठीक है ना। इसमें भी बैलेंस प्रोडक्ट ऐसे ही। सेकंड वाला मैं आपको करके दिखा देता हूँ, क्योंकि एक तो करके दिखाना जरूरी है। इसका जो लेजर फोलियो बनता है, एक सेकंड मैं आपको फॉर्मेट बना लेता हूँ। तो कुछ ऐसा सा क्वेश्चन बनेगा कि क्वेश्चन था कि मिस्टर सिंह ने पारुल को ये चीज़ रेंडर की है। तो इसमें अब जैसे इन्होंने किया है, तो इस क्वेश्चन के वे से ही हमें पता लग रहा है कि पारुल का अकाउंट बनाना है, और जो भी ये ट्रांजेक्शन दी है इन्होंने, इससे पता लग रहा है कि पारुल का अकाउंट बनाना है इन द बुक्स ऑफ मिस्टर सिंह। अब जैसे जैसे पारुल को सेल किया है तो एक ऐसे उसका अकाउंट बढ़ेगा, उसका अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि वो डेटर है, तो डेटर बढ़ रही है तो सेल अकाउंट बढ़ेगा, ऐसे ऐसे होएगा। और उसके बाद प्रोडक्ट कितना आएगा, उसके बाद जो इंटरेस्ट है इसका 10%, उसका डिवाइड बाय 365, तो ये अमाउंट आ जी, ये बैलेंस सरप्लस दोनों की अमाउंट सेम, और डी यहाँ आ जाएगा। ओके, सो ये अमाउंट है इलस्ट्रेशन नंबर 2 की। अब आगे देखते हैं, इसको रब कर देता हूँ। अब इलस्ट्रेशन नंबर 4 ऐसा कुछ, इलस्ट्रेशन नंबर 3 में भी ऐसा कुछ है, बिटवीन मी एंड यू ड्यूरिंग द मंथ। तो इसमें मी और यू को वैसे मत मानना, मी एंड यू को नाम मानना, ठीक है ना। बाकी सारे क्वेश्चनों का ऐसा सही फॉर्मेट है। डेज कैलकुलेशन ध्यान से करना। उसके बाद आता है रेंटिंग इंटरेस्ट। रेंटिंग मेथड में क्या होता है कि जो ड्यू डेट है, जैसे अगर सेटलमेंट अगर 30 अप्रैल को सेटल किया जैसे इसमें, तो ड्यू डेट है इसमें जिनकी 30 अप्रैल से ज़्यादा हो सकती है, ऐसे भी केस हो सकती है। तो उस केस में हम रिबेट देंगे कि हमने पहले पेमेंट कर दिया अगर, तो रिबेट को ही रेटिंग कह देते हैं कि तो इसमें क्या होगा, जो डेज होएगी, नंबर डेज होएगी, जो ड्यू डेट आगे है उसमें तो स्लैश स्लैश आ जाएगा, और उसकी दूसरी साइड फिर उसका नंबर ऑफ डेज करके उसमें अमाउंट नहीं आएगी और प्रोडक्ट हो जाएगा। तो उससे बस यही होगा, और उसमें बैलेंस प्रोडक्ट हो जाएगा, इंटरेस्ट भी बस वही होगा, सेम होगा। उसके बाद है प्रिपरेशन ऑफ करंट अकाउंट बाय द मीन्स ऑफ प्रोडक्ट।
ये बैंक अकाउंट के केस में है ऐसा कि बैंक अकाउंट में आपको पता है ना कि जैसे अगर पैसा जमा कराया तो क्रेडिट होता है और पैसा निकलवाया तो डेबिट होता है। तो बस वही चीज़ करके अमाउंट बैलेंस अमाउंट बनेगी और नंबर ऑफ डेज भी कैलकुलेट होगी। और उसके बाद एक सेकेंड, बैलेंस मल्टीप्लाई होता रहेगा और ये लास्ट में हम क्या करेंगे, ये जो प्रोडक्ट आया है इस पे 2% लगाएंगे, बल्कि जो चार्ज होएगा वो लगा देंगे। उसके बाद इंटरेस्ट आ जाएगा और अगर इंटरेस्ट माइनस में आया है तो डेबिट साइड, लेकिन वो प्लस में आया तो क्रेडिट साइड। उसके बाद BD वो आ जाएगा, बैलेंस CD। इसके बाद दो ये इलस्ट्रेशन दे रखी है, इसमें क्या बनाना है सबसे पहले तो इसमें डिपॉजिट कराया, ड्यू कराया और वो निकलवाया। थर्टी सितंबर तक डेट देख लेंगे। उसके बाद इंटरेस्ट और प्रोडक्ट मेथड है तो प्रोडक्ट से निकाल लेंगे। उसके बाद ये जो है मीन्स ऑफ प्रोडक्ट मेथड से कर लेंगे, राम टू शिवा। तो बैलेंस ड्यू ऑफ, जहाँ पर जिसका बैलेंस ड्यू है मतलब उसका अकाउंट है, तो यहाँ पर शिवा का बैलेंस ड्यू है तो शिवा अकाउंट इन द बुक्स ऑफ राम आएगा, शिवा इन अकाउंट ऑफ राम। ठीक है ना, शिवा की तो शिवा को सोल्ड किया है तो बढ़ेगा टू सेल्स। ठीक है ऐसे। तो इसके साथ ये चैप्टर खत्म होता है, इसके बाद है आप अगली बुक करेंगे।